हेलो। मैं आशुतोष कश्यप स्वागत करता हूं आप सभी का बूस्टर क्लासेस में। आज हम आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न यूपीपीएससी आरओ एआरओ और पीसीएस के एग्ज़ाम्स में पहले भी कई बार रिपीट किए जा चुके हैं और आगे भी इन प्रश्नों के दोहराए जाने की काफ़ी अधिक संभावना है। इन प्रश्नों से आपको अपने आगामी एग्ज़ाम्स की तैयारी में निश्चित रूप से काफ़ी सहायता मिलेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न, भारत की तट रेखा की लंबाई है ए 7516.6 किलोमीटर, बी 6200 किलोमीटर, सी 6175 किलोमीटर या डी 6500 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 7516 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। इसमें 5422.6 किलोमीटर की तट रेखा मुख्य भूमि की है और 2094 किलोमीटर की तट रेखा द्वीपों की है। भारत की तट रेखा 9 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है, जो कि हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दमन और दीव और पुडुचेरी। भारत के कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तट रेखा की लंबाई इस प्रकार है। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है और इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश की तट रेखा गुजरात के बाद दूसरी सबसे लंबी है और इसकी लंबाई 974 किलोमीटर है। तमिलनाडु की तट रेखा तीसरी सबसे लंबी है। महाराष्ट्र की तट रेखा 720 किलोमीटर लंबी है और इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। केरल की तट रेखा 580 किलोमीटर लंबी है और इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ए 2.2%, बी 2.4%, सी 2.8% या डी 3.2%। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 2.4%। भारत का क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसका दुनिया में 7वां स्थान है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है इस प्रकार है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन और नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से लगती हैं। दक्षिण में यह हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत में दुनिया की कुल आबादी का 17.7% हिस्सा रहता है। भारत जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ए 24 मील, बी 12 मील, सी 111 मील या डी 200 मील। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 12 मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैली हुई है। प्रादेशिक जल सीमा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। प्रादेशिक जल किसी देश की भूमि क्षेत्र से सटा हुआ समुद्र का वह क्षेत्र होता है जो उस देश के अधीन होता है। प्रादेशिक जल की सीमा की स्थापना आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों के बीच समझौते के जरिए की जाती है। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCLOS के मुताबिक किसी देश का प्रादेशिक जल आमतौर पर 12 समुद्री मील या 12 नॉटिकल माइल्स तक फैला होता है। नॉटिकल मील पृथ्वी की परिधि पर आधारित होता है और यह अक्षांश के 1 मिनट के बराबर होता है। समुद्री मील भूमि माप से थोड़ा ज़्यादा होता है। भारत की समुद्री सीमा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। भारत की तट रेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। भारत की तट रेखा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेश क्षेत्र से होकर गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं
ए 7, बी 8, सी 9 या डी 13। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 9। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है, जो कि हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा भारत 2 केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव और पुदुचेरी में भी समुद्र तट है। भारत की कुल तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है। इसमें 5422.6 किलोमीटर तट रेखा मुख्य भूमि पर है और 2094 किलोमीटर तट रेखा द्वीपों पर है। गुजरात में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है, यह अरब सागर से घिरा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आप कंफ्यूज ना हो। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। प्रश्न का सही उत्तर है बी गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। यह भारतीय समुद्री तट का लगभग 24% है। गुजरात में 41 बंदरगाह हैं। इसमें एक प्रमुख बंदरगाह, 11 मध्यवर्ती और 29 लघु बंदरगाह हैं। ये बंदरगाह देश विदेश में व्यापार के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। भारत की तट रेखा 9 राज्यों को छूती है। आंध्र प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी तट रेखा है। इसकी लंबाई 974 किलोमीटर है। तमिलनाडु तीसरा सबसे बड़ा मुख्य भूमि तटीय राज्य है। भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। इसमें 5422.6 किलोमीटर मुख्य भूमि में और 2094 किलोमीटर द्वीप क्षेत्र में है। चेन्नई तमिलनाडु में स्थित मरीना समुद्र तट भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट भी यही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश या डी गुजरात। यहाँ पर प्रश्न ये होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो प्रश्न को आप समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम शायद नहीं लिखना भूल गए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश या डी गुजरात। प्रश्न का सही उत्तर है बी उड़ीसा। कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। कर्क रेखा भारत के इन राज्यों से होकर गुजरती है: मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। कर्क रेखा पृथ्वी पर 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा पर दोपहर के समय सूर्य लंबवत चमकता है। कर्क रेखा की स्थिति स्थायी नहीं है, इसमें समय के साथ बदलाव होता रहता है। कर्क रेखा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। कर्क रेखा के ऊपर के भाग में सूरज साल में कभी भी सिर पर नहीं आता। कर्क रेखा की लंबाई भारत के राजस्थान राज्य में सबसे कम है और सबसे ज़्यादा लंबाई भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कर्क रेखा के सबसे नज़दीक भारतीय शहर है। हमारा आज का अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न पर जाने से पहले हम आपको अपने एक आगामी सुपरफास्ट बैच यूपीपीएससी आरओ अंतिम प्रहार के बारे में बता दें, जिसमें हम बहुत ही कम समय में आपको एग्ज़ाम रेडी करते हैं। यदि आप अभी ज्वाइन करते हैं तो हम आपके आरओ के एग्ज़ाम से पहले ही आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार कर देंगे। इसको ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अंतर्गत हम एक विशेष तरीके का स्टडी प्लान तैयार किया है, जिसके तहत आपको सबसे पहले जनरल स्टडीज़ का कंप्लीट रिवीजन कराया जाता है। फिर करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चंस रिकॉल या रिवीजन करने के लिए पढ़ाए जाते हैं। आपको हिंदी लैंग्वेज, मैथ्स, रीजनिंग के अलावा डेली एमसीक्यूज दिए जाते हैं। डेली होमवर्क दिया जाता है, ताकि आपका डेली का डेली रिकॉल होता रहे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर हम आपको टेस्ट देते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आधार पर भी आपको एमसीक्यू टेस्ट दिए जाते हैं। और इस स्टडी प्लान को यदि आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो हमें विश्वास है कि आप अपने एग्ज़ाम्स में बेहतर से बेहतरीन करके आते हैं।
जिन भी विद्यार्थियों की तैयारी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है या किसी भी वजह से वे अपनी तैयारी को पूरा नहीं कर पाए हैं, यदि वे जॉब करते हैं या किसी और तरीके की जिम्मेदारी उनके ऊपर है जिसकी वजह से वो अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पाए हैं लेकिन वो एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं, तो ऐसे विद्यार्थी कंफ्यूज होने की बजाय, हड़बड़ाने की जगह, गलती करने की जगह हमारे इस बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को एक विशेष आयाम दें। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है ए इंदिरा कॉल, बी इंदिरा पॉइंट, सी कैलिमियर पॉइंट या डी नरीमन पॉइंट। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यह गांव निकोबार जिले की ग्रेट निकोबार तहसील में है। इंदिरा पॉइंट अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट से जुड़ी कुछ खास बातें इस प्रकार हैं। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट था। 19 फरवरी 1984 को भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस जगह का दौरा किया था। 10 अक्टूबर 1985 को इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इसका नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट रख दिया गया। दिसंबर 2004 में आई सुनामी में इंदिरा पॉइंट समुद्र में डूब गया था। सुनामी में इसकी ऊंचाई 4.25 मीटर कम हो गई थी सुनामी के कारण। इंदिरा पॉइंट से श्रीलंका का तलाई मन्नार द्वीप सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। यह तमिलनाडु में स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी लक्षद्वीप या डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न का सही उत्तर है डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप पर कैम्पबेल बे में यह स्थित है। यदि इसकी अक्षांश की बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है। और यदि विशेष स्थानों से दूरी की बात करें तो सुमात्रा या इंडोनेशिया से लगभग 150 किलोमीटर दूर यह स्थित है। इसका पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट नाम हुआ करता था, किंतु पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में इसका नाम इंदिरा पॉइंट रखा गया। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी में है, जहां हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मिलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न इस प्रकार है, भारत और यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य क्या कहलाता है होना चाहिए। इस मिस्टेक के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो प्रश्न ये है कि भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य क्या कहलाता है। ऑप्शंस हैं ए मलक्का जल संधि, बी डोवर जल संधि, सी पाक जल संधि या डी हारमुंज की जल संधि। प्रश्न का सही उत्तर है सी पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संधि है जो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। इसमें न्यूनतम गहराई 9.1 मीटर से कम है और यह जल संधि 64 से 137 किलोमीटर चौड़ी तथा 136 किलोमीटर लंबी है, जिसमें कई नदियां बहती हैं। इसमें वैगई नदी शामिल है। पाक जल संधि के दक्षिणी छोर पर प्रसिद्ध राम सेतु स्थित है। हिंदू मान्यता के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ इस पुल का निर्माण किया था और लंका में रावण का वध करके माता सीता को ले आए थे। पाक जल संधि के बारे में कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। यह जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। यह जलमार्ग दोनों देशों के बीच व्यापार और परिवहन को सुविधाजनक बनाता है। पाक जल संधि एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट है। इसमें कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। पाक जल संधि एक महत्वपूर्ण प्रवासी पक्षी मार्ग है। प्रत्येक वर्ष हजारों प्रवासी पक्षी इसी जल संधि से होकर गुजरते हैं। यदि हम राम सेतु की बात करें तो राम सेतु एक प्राकृतिक तटबंध है जो भारत के तमिलनाडु के पम्बन द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ता है। बहुत समय तक ये माना जाता रहा कि राम सेतु एक प्राकृतिक तटबंध है, किंतु वर्तमान डिस्कवरीज के माध्यम से वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि यह प्राकृतिक नहीं है बल्कि मानव निर्मित है। यह तटबंध और इसके मानव निर्मित होने से यह सिद्ध होता है कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति
की हम बात करते हैं, श्री रामचंद्र जी की बात करते हैं, वह कहीं ना कहीं सत्य प्रतीत होती है। यह तटबंध लगभग 30 किलोमीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह तटबंध भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ रावण के वध के बाद माता सीता को वापस लाने के लिए बनाया था। राम सेतु एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। हर साल लाखों पर्यटक इस तटबंध को देखने आते हैं। राम सेतु एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। हिंदू धर्म में इस तटबंध को बहुत पवित्र माना जाता है। पाक जल संधि और राम सेतु दोनों ही भारत और श्रीलंका के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों ही स्थान जैव विविधता, पर्यटन और धर्म के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? ए रेडक्लिफ रेखा, बी डूरन रेखा, सी मैकमोहन रेखा या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही उत्तर है सी मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन रेखा है। यह रेखा चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। मैकमोहन रेखा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। इसका नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। सर हेनरी मैकमोहन इस रेखा को तय करने के लिए भारत के विदेश सचिव और ब्रिटिश मध्यस्थ थे। यह रेखा शिमला समझौते 1914 में तय की गई। शिमला समझौते के अनुसार, जो कि 1914 में हुआ था, इस रेखा को तय किया गया। इस समझौते पर भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान समय में इस रेखा पर विवाद है, क्योंकि वर्तमान की चीन सरकार इसे स्वीकार करने से इनकार करती है और यह कहती है कि इसको स्वीकार करने में चीन के अधिकारियों से बातचीत नहीं की गई थी, जबकि उस समय तिब्बत एक स्वतंत्र देश था। बाद में चीन ने जब इसके ऊपर कब्जा कर लिया तो चीन इस प्रकार से मनमानी करने लगा। भारत इस रेखा को मान्यता देता है, लेकिन चीन की सरकार अपनी कानूनी स्थिति पर इस प्रकार से विवाद करती है। चीन का दावा है कि बातचीत के समय तिब्बत चीन के शासन में था, जबकि यह सत्य नहीं है और तिब्बत को किसी भी विदेशी देश के साथ बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं था, जो कि चीन के दोगलेपन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह सीमा 890 किलोमीटर लंबी है और यह पश्चिम में भूटान से पूर्व में लगभग 260 किलोमीटर तक ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। यह 10 प्रश्न थे इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित, जो कि आपके प्रीवियस ईयर यूपीपीएससी के कई एग्जाम्स में, जैसे आरओ में, पीसीएस में और वे सभी एग्जाम्स जिनमें इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती है, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी इन क्वेश्चंस के रिपीट किए जाने की काफ़ी अधिक संभावना है। यदि आपको हमारा यह सेशन पसंद आया तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।